जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। मंच से हमारे साथ गोल्डन दास जी हैं। आज मंच पर आप भीम आर्मी के मंच पे कैसे, क्या भीम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहला हक सरदारों का, बाकी सब चोर चमारों का। जब सरकारी पद पे लोग बैठे हुए हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस समय हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और बहुत जबरदस्त तैयारी आप देख रहे हो। पीछे पुलिस फोर्स, ये सारे के सारे जंतर मंतर पे हैं। फाइनली देखिए हम आ गए हैं 94 नॉर्थ एवेन्यू। आंदोलन जो है जंतर मंतर पे, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ बता सकूँ कि अगर आपको चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना है तो 94 नॉर्थ एवेन्यू ये उनका एड्रेस है। मुझे इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास हज़ारों कॉल आ जाते हैं कि हमारे गाँव में जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है, हमारे साथ जो है हमारी ज़मीन हड़प ली गई है, या हमारे साथ ये समस्या हो गई है। पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। उन लोगों को ये पता है कि अभी इस समय सबसे ज़्यादा आवाज़ कौन उठा रहा है, कमेंट में बताओ। तो आप जब यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आओगे तो आपको यहाँ पर लिखा है जाएगा नंबर 94। ये नॉर्थ एवेन्यू का वही उनका घर है जहाँ आप आ सकते हो। एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 96, और आपको पता है ये किसका घर है? ये जो भरतपुर के सांसद हैं संजना जाटव, ये उनका घर है। अब सोचिए भाई बहन आसपास ही रहते हैं, कोई भी समस्या आए तो यहाँ आ जाओ या वहाँ चले जाओ। तो आप चंद्रशेखर भाई को यहाँ पाओगे। देख रहे हो इस जगह, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप यहाँ आ सकते हो बेधड़क और अपनी समस्याओं को यहाँ पर लिखवा सकते हो, और हो सकता है वो मुद्दा जो है पार्लियामेंट में भी उठ जाए। अभी चंद्रशेखर भाई यहाँ पर नहीं है, वो पार्लियामेंट गए हैं। अगर वो यहाँ आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हुए फिर से हम जंतर मंतर चलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं हमारे पास। क्या नाम है भाई आप लोगों का? विशाल और सूरज। तो ये बहुजन मीडिया वाले हैं और ये बिहार से आ रहे हैं। बिहार से आ रहे हैं, सिवान। ये देखिए कुछ लोग अलीगढ़ से भी आए हैं। मैं ये बोल रहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हम नहीं कर सके वो काम आप कर रहे हो। मैं साहब कांशीराम जी के पास में था और हम अखबार का भी काम साथ में करते थे। अच्छा। बहुजन संगठन को हम ऐसे 100 के पेपर लेकर जाकर बेचा करते थे 2-2 रुपए में अपने समाज में जाकर। अच्छा, और उनको बोला करते थे कि भाई आप लोग एक आदमी पेपर रखो अपने पास में, 2-3 आदमी को पढ़ाओ। क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में जाया करते थे, झुग्गी झोपड़ी में ज़्यादा लोग रहते थे, जो ज़्यादा हमारे दुखी लोग हैं तो वो काम किया करते थे। आपसे मैं इस वजह से खुश हूँ कि उस समय हमारे पास कोई मीडिया नहीं था। बिल्कुल। आज ये जो YouTube आ गया है ना, तो YouTube के आने से मैं बहुत खुश हूँ। जो काम हम नहीं कर पाए वो काम आप कर रहे हैं, है नी? इससे मुझे बहुत खुशी है। मेरे जितने भी यूट्यूबर हैं और मैं उन सब के ये बात सुन के मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि हम लोग जो है बहुत मेहनत से काम करते हैं। और आपने जो ये बात बोली, आप इतने बुजुर्ग हैं और आपने जमाना देखा है। देखो हमें एक भाई मिले, ये ब्लिंकिट से, अभी आप ब्लिंकिट पे जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ब्लिंकिट पे काम कर रहे थे? हाँ जी। तो ब्लिंकिट फिर क्या आपने रैली देखी, क्या देखा आपने यहाँ रुक गए? नहीं, हमने सुना कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं काम छोड़ के इधर चला है। यहाँ चले आए? हाँ जी, इधर रुक गया है। पता लगा कि जंतर मंतर पे। तो अभी आप अंदर आंदोलन में जाओगे कि काम पे जाओगे? नहीं सर, अंदर जाएंगे। अंदर जाओगे? हाँ जी। तो वहीं से इनकी नजर मुझ पे भी पड़ गया। हाँ सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है सर। जय भीम। जय भीम। अधिकारों तो बात करा। आंदोलन जो है शुरू हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पुलिस की जो तैनाती है ना बहुत तगड़ी वाली है। आप यकीन मानो, पीछे आंदोलन चल रहा है और हमारे साथ जो है हमारे छोटे भाई निरंजन और गौरव भी हैं। कड़ी चेकिंग है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे जाने देंगे। और भयंकर भीड़ है। जय भीम भाई, जय भीम। कई सारे लोग हैं पुलिस वालों की अच्छी। जय भीम भाई, कैसे हो आप? मस्त है, एकदम बढ़िया। बढ़िया है। ओ भाई देखो कौन मिल गया। अरे बहुजन मीडिया के पुराने स्तंभ। कुछ पत्रकार थे जो यहाँ पर माहौल खराब करना चाह रहे थे, करने के लिए कौन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। के साथ गर्ल्स साथ लड़की वगैरह थी, लड़कियाँ थी, वो सीधे सवाल पूछ रही थी। अब यहाँ पर हमने जब सुने तो हमने कहा यार तुम माहौल खराब कर रहे हो। धक्का मुक्की। अच्छा, अरे क्या बात, धक्का मुक्की हो जाए। गए बाहर गए। माहौल खराब हो जाता, हाथापाई हो जाती। अब देखो ये भी हमारे पुराने बहुजन अंजुल, मुझे सबसे बुजुर्ग अंजुल, थोड़ा अंजुल इधर आइए, इधर आइए, उधर मुझे दिखेगा। हाँ, अंजुल भाई मुझे सब मिले थे। जब मुझे लगता है कि अंजुल भाई का जो वेट था लगभग 20 या 25 किलो ज्यादा था उस समय।
नहीं, मेरा 112 किलो वजन था। नहीं, जब आप लास्ट टाइम मुझे मिले थे उस समय आप वर्किंग कर रहे थे ना, हाँ, जब हाँ। किताबें लेने आए थे। हाँ, हाँ, तो उस समय ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था आपका। हाँ। और आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी कुछ करूं। हालांकि मेरे में वजन है ही नहीं कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, आपको बढ़ाने की। देखो रोशनी को, देखो इधर, ये आजमगढ़ से हमारी रोशनी है। कैसे हो? मिले हो कभी? हाँ, मैंने इनकी वीडियो देखी है। हाँ, ये रोशनी आजमगढ़ से। और आप जानते ही हैं कैमरा पर हमारे मतलब रंजन भाई, विश्व प्रसिद्ध है भाई। बहुजन के साथी हैं। सबके साथ ही अरे है। प्रेरणा सब। सामने देखिए लिखा हुआ है महाआंदोलन, यहाँ भी एक बैरिकेड लगी हुई है। जय भीम। अब फाइनली मंच तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। बीच बीच में देखिए लोगों ने कुछ लगा रखा है। यहाँ पे आप देखोगे जय भीम जय भारत, यूसीसी कानून लागू करो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। और अब हम लोग जो है वो मंच पर सोच रहे हैं कि जाकर देखें। वो देखिए भाई साहब बहुत बड़ा घोटाला वो करने वाले हैं, और कुछ देर में जो है चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं। आप देखो यहाँ चारों तरफ जो है पुलिस की अच्छी खासी तैनाती हो गई है, और पीछे आप देख रहे हो ये जो पीछे वाला इलाका है, इसको पार करते हुए एक मंच बना हुआ है, जिस मंच पर वो जाएंगे और कुछ ही पल में आ जाएंगे, क्योंकि जो उनका घर हमने आपको दिखाया था वो आसपास ही कहीं पर है। और वो घर जो है वहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है, और वहाँ से सीधा जो है हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं पर वो जाएंगे। आपको दिखाते हैं आगे का। फाइनली देखिए चंद्रशेखर भाई तो आ चुके हैं, और ये जो है मंच की तरफ जाएंगे, और हम भी जो है मंच की तरफ जा रहे हैं। हाँ, माइक चल रहा है हमारा। काफी भीड़ आ जाती है, आप देखोगे चंद्रशेखर आजाद जैसे ही आते हैं उनके साथ आधे से ज्यादा भीड़ तो उनके साथ ही आती है। और जिस प्रकार से आज इस आंदोलन का आह्वान किया है, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। मंच से जो है कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ का, और यहाँ से जो है सारे के सारे लोग आप दूर तक नजर देखोगे, नजर आ रहे हैं। देखो गोल्डन दास जी, क्या बहुत समय हो गया आपको जेल में? 19 से ना, हम बहुत नजर बनाए हुए थे, वीडियो भी बनाए आपके लिए। मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे से, मैं ही नहीं पूरे बहुजन समाज के लोग इस देश के। अरे वाह, आप सबके साथ होटल में भी जल्दी दूर नहीं है, यही नजदीक। स्वागत गीत की प्रस्तुति। अब देखो यहाँ पीछे मंच है, और पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। लोग जो है पेड़ों पे चढ़ गए हैं। वहाँ पर देखो वो एक व्यक्ति है, उसके छाती पे चंद्रशेखर आजाद की फोटो बनी हुई है, एक साइड बाबा साहब की फोटो बनी हुई है। वो देखो चंद्रशेखर आजाद की वो बना रखी है उसने छाती पे। ये हर जगह आता है, हर रैली में बताए। ये हो जाएगा। अब ये देखिए इसके छाती पे जो है चंद्रशेखर भाई की फोटो बनी हुई है। एक साइड बाबा साहेब है, एक साइड चंद्रशेखर आजाद है। भाई देखो, देख रहे हो आप कि ऊपर चढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कमजोर है, वो टूट सकता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे इसी बात का डर है। आप पूरी पेड़ में चढ़ के मरना चाहते हो तो क्या कर सकता है बता? एक एक करके उतरिए, कोई खड़ा ना हो पेड़ में। कोई ऊपर बैठा है उसको भी कर रहा हूँ। कहाँ से आए आप लोग? इसी से आया। क्या चैनल का क्या नाम है? द पब्लिक लाइफ टीवी। द पब्लिक लाइव टीवी। मेरे पापा चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखो दो बच्चियां मिली हैं। कितनी उम्र है आपकी? मैं 12 साल की हूँ। ओ भाई 12 साल के हो, और आप? 16। ओहो, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, और अच्छी बात है ये। और एक और भाई मिला था हमारा कोई जो चैनल चला रहा था। हाँ लो 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 लो। हम सुल्तानपुर से आए हैं। जी 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 भाई जी, ठीक है ना, अच्छे से काम करो। मुझे पता है आप हरिद्वार से हैं महक सिंह जी। अभी आपने मोहम्मद दीपक से मुलाकात हुई थी आपकी, तो वहाँ तक आप जो है उनको क्या हिम्मत देकर आए? क्योंकि जिस तरह से उनके जिम में 150 लोग आते थे, अब मात्र 15 लोग आ रहे हैं। इतनी बुरी उनकी हालत कर दी गई है, वो भी सिर्फ प्यार बांटने के चक्कर में, लोगों को बचाने के चक्कर में। तो बीएमआरपी कैसे मिलने गई उनसे, और क्या उस भाई ने जो है जो इंसानियत का पैगाम पूरे देश को देने का काम किया है, पूरे देश के लोगों को उसकी सराहना करनी चाहिए थी। और वो खुद दीपक जो है वो कश्यप समाज से है, और वो बहुत
पहले से जो है धार्मिक आधार पर हिंदू धर्म को बहुत मानता है और बहुत लंबे समय से फॉलो करता है। लेकिन एक मुस्लिम चाचा की मदद करने का उसे सिला ये मिला कि उसी के समाज के लोगों ने, उसी के धर्म के लोगों ने आज उसे मुसलमान बना दिया है। हम लोग मिलने के लिए पहुंचे थे और भाई को ये कहने के लिए पहुंचे थे कि किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा हमें भेजा गया था और हम सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर गए थे और भाई को बोलकर आए हैं किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज जो है हालात कुछ और हैं कि शुरू में उनकी जिम में तकरीबन 150 लोग आते थे, उनके स्टूडेंट 150 के तकरीबन थे और आज 10 से 15 लोग उस जिम में बचे हैं। तो सोच कर देखें देश किस ओर जा रहा है, लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है कि अगर आप धार्मिक आधार पर झूठा चोला हिंदुत्व का पहनकर इन लोगों के बीच में रहेंगे तो ये आपको भाई बताने का काम करेंगे। जिस दिन आपने हिंदुत्व के खिलाफ और धार्मिक आधार पर कोई आंदोलन छेड़ा या आवाज उठाई, उनने कुछ गलत कहाँ किया था? वो तो एक व्यक्ति गलत नहीं किया, उनकी नजरों में गलत है। मेरे शहर में भी बाबा ड्रेस नाम से बहुत सारी दुकानें हैं। मंच से हमारे साथ गोल्डन दास जी हैं। आज मंच पर आप भीम आर्मी के मंच पे कैसे, क्या भीम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मैं भीम आर्मी नहीं, बहुजन समाज के, क्योंकि आपकी तो बहुजन आर्मी है। बहुजन आर्मी या संगठन के नाते में नहीं आया। अच्छा, ये यूजीसी कानून को लागू कराने आया। अच्छा। और मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद राव के साथ नहीं, उनका विचार, उनके अच्छे काम के साथ हूँ। जब तक ये अच्छे काम और समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे तब तक मैं इनके साथ शरीर के कतरा कतरा खून बहा दूंगा, लेकिन इनका बाल तक बाका नहीं होगा। गोल्डन दास, ये नाम कैसे आया? मतलब गोल्डन दास, इंग्लिश और बिहारी, मेरे मम्मी पापा रखे थे। गजब का नाम रखा है। मतलब आपका जो नाम है ना, उसी से ऐसा लगता है कि यार कोई व्यक्ति है, इसके बारे में सुनना चाहिए, जानना चाहिए। और तब मैंने देखा कि आप जो है पुलिस वालों को, अच्छे अच्छे पुलिस वालों को हड़का देते थे, उनको जो है उनके धाराएं याद दिला देते थे, तो उनके मुंह से आवाज ही निकलती थी। और उन्होंने फिर सोचा कि यार एक ऐसे व्यक्ति को जो है आगे बढ़ने से ज्यादा जेल में डाल दिया जाए। मेरा नाम है गोल्डन दास और सामंतियों को, मनुवादी और जातिवादियों को बाबा साहब बोला, सबको मैं करता हूँ अकेले पास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये जेल डालना, केस करना, ये कोई नया बात नहीं है। गुलामी का जब गुलामी से अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी का लड़ाई लड़े तो फांसी तक चढ़ाया गया, लाठी चलवाया गया, जेल भेजा गया। तो ये अंग्रेज सरकार में और भाजपा सरकार में कोई फर्क नहीं। अंग्रेज के जब यहाँ शासन काल था, इंडिया जब गुलाम था, तो भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग महान पुरुष जब आज़ादी का लड़ाई लड़े तो उन लोगों को लाठी से पीटा गया, जेल भेजा गया और फांसी चढ़ाया गया। सेम आज भाजपा की भी सरकार में हम लोग हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए जब रोड पर आते हैं तो हम लोग पर लाठी चलाया जाता है और जेल भेजा जाता है और गोली मरवाया जा रहा है जात को टारगेट कर। अभी क्या है, मतलब आप अभी रिहाई किस तरह से हुई है? आपको क्या जो केस लागे थे वो केस हट गए हैं या अभी भी वो केस चल रहे हैं? आपको सिर्फ जो है क्या बोलते हैं जमानत मिली है? मैं जमानत हमको मिला है और जितने भी हम पर केस है, 2-2, 3-3 महीना का सजा वाला केस है, सब में 19 महीना कस्टडी देकर आया। मैं खुद चाहता हूँ कि हमको सजा करे, लेकिन कोई एविडेंस है ही नहीं। एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं। मैं 19 महीना जेल में रहा, क्यों नहीं साबित कर पाया गोल्डन दास दोषी? अगर साबित होता तो मैं दोषी, मुझे सजा होना चाहिए था। बिल्कुल, 19 महीना बहुत होता है। मतलब हर बहुजन के जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है। 19 महीना बहुत होता है। 27 साल नेल्सन मंडेला जी रहे थे और जेल से निकल कर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो हम लोग 19 महीना जेल रहकर और सच बोलकर, जब झूठ बोल के और चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम लोग संघर्ष और क्रांति करके हम लोग। मुझे बहुत खुशी हुई आज आपको जेल के बाहर देखते और खास तौर पे जंतर मंतर जो आंदोलनकारों की भूमि है वहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ नहीं, बहुजन समाज के हित के लिए कोई भी लड़ाई लड़ेगा, कोई भी क्रांति संघर्ष करेगा, मैं सबके साथ हूँ। जंतर मंतर एक आंदोलनकारी भूमि है और वहाँ आपको खड़ा देख के, वो भी स्वतंत्र खड़ा हुआ देखकर अच्छा लगा। और कल भी आंदोलन है मेरा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का। जी, बोधगया मंदिर को ले मैं कल भी आऊंगा। ये सारे प्रजापति किसी की बात हो, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में सदन के लोग, बढ़िया। आप देख रहे हो ये सब जो है यूपी बिहार के लोग हैं और लोगों का प्यार देखिए। इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने
जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। उसके कारण आज इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हक और अधिकार मिलने का काम हुआ। प्यारे साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा। जो भी डिबेट करना चाहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो, वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे, डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पे डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है, वहां कोई भी आके बैठ जाता है, कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे, और जो कमजोर वर्गों के विषय पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय पर डिबेट करे, ईसाइयों के विषय पर डिबेट करे, सिखों के विषय पर डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय पर डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय पर डिबेट करे, किसानों के विषय पर डिबेट करे, दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय पर डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते बेटे पोती बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या हैं और लंबे समय से हालात क्या। प्यारे साथियों, मैं जानता हूं शिक्षा के दरवाजे किसी और ने नहीं खोले। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले प्रयास नहीं करते तो आज हमारे तन पे ये कपड़े नहीं आते। अगर शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने दिया, माँ सावित्रीबाई फूले ने दिया, माँ फातिमा शेख ने दिया। प्यारे साथियों, इस देश में जिस आरक्षण को रोज बुरा भला कहा जाता है, हालांकि किसी की हैसियत नहीं है बुरा भला कहने की, क्योंकि जब आप ये कहते हैं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है, 3 उंगली एक अंगूठे का रुख भी आपकी तरफ होता है, जो आपको ये बताता है कि एक बार अपने गिरबान में भी झांकिए। जो लोग 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लेते हैं, संविधान के विरोध में जो आया है, वो भी आरक्षण पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। किस आधार पे? किस आधार पे? जो लोग सदियों से आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, तमाम संस्थानों पे काबिज हैं, जिन्होंने कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी दुख तकलीफों के बाद, उनके भूखे पेट के बाद, जब उनकी बच्चों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, जिन्होंने उनके आंसुओं के बाद भी, जिनके मुंह से एक शब्द भी हाय का भी नहीं निकला कि इनके साथ गलत हो रहा है, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं सवाल करने का। अगर सवाल करना चाहते हैं तो अपने अंदर पैदा करिए कि आपके अंदर न्याय की क्षमता है, आप न्याय प्रिय हैं, पहले साबित करिए, फिर आके सवाल कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। प्यारे साथियों, आरक्षण का जाति के आधार पर मिलता है, आरक्षण क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। आप जाके देखो, जम्मू कश्मीर में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो, हिमाचल में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो, उत्तराखंड में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। कौन कहता है जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण उनको मिलता है जो पीछे रह गए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कम है। और इस देश का मैं गारंटी से कहता हूं, कास्ट सेंसस करा के आप लोग डेटा उठा के लाइए, आइए डिबेट कीजिए और बताइए आपकी संख्या कम है। मैं गारंटी देता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा का सदस्य है और आजाद समाज पार्टी भी मानवीय कार्यकर्ता, मैं वचन दे कहता हूं, अगर किसी विभाग में आपका आरक्षण कम हुआ, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपका आरक्षण, आपका प्रतिनिधित्व कम हुआ, मैं वचन देकर कहता हूं कि दलित पिछड़ों की लड़ाई को पीछे छोड़ के पहले आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, न्याय प्रिय व्यक्ति हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूं, तो मगर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस देश में अगर आरक्षण आया सबसे पहले तो 1902 में आया, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, किसी और ने लागू नहीं किया। कुर्मी वंश के छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, उससे पहले तमाम न्याय प्रिय लोगों पे था अवसर, उन्होंने लागू नहीं। इस देश दिखाई देते हैं, जब हम चारों तरफ देखते हैं, बाबू सिंह दयाल चौरसिया दिखाई देते हैं, परमानंद लोधी जी दिखाई देते हैं, अवंतिका बाई लोधी जी दिखाई देती हैं। ये जो यूजीसी आया, मैं इसका धन्यवाद करूंगा, इस गाइडलाइन का। इसके आने से कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, जो कहते थे हम सेकुलर हैं, हम न्याय प्रिय हैं। पार्टी जो प्रोटेक्शन से है कि ये अपने झंडे वंडे जो है साथ लेके सड़क पर मार्च करते हुए लगे। ये जो सम्मानित व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा,
जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं एक बार उनसे बात कर लें, ये बीच में ना अपनी बात को रखे और ये भाषा शैली सुधारे। झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। और इस बार अगर ये भाषा शैली नहीं सुधारेंगे तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, अब आगे कल के लिए भी कह दूंगा और लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना संभाल नहीं पाओगे इतने करोगे। ये सच है कि जहां आपकी आवाज नहीं होगी वहां सुनवाई नहीं होगी, इसलिए आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। आज इस आंदोलन का पहला चरण है, आज यहाँ है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में भोपाल में होगा। 9 तारीख को राजस्थान में हुआ था। हम लोग इतनी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमें जब मुझसे कोई पूछता कि चंद्रशेखर भाई कैसा है जीत के, तो मैं कहता हूं मैं नहीं, यहाँ मेरे लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, क्योंकि आज उनकी आवाज को उठाने वाला कोई भी नहीं है। आज उनके दर्द पे, उनकी दर्द पीड़ा पे बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी क्या औकात थी कि मैं आ जाता लोकसभा में, मेरे लोगों ने वोट और नोट देके मुझे चुन के भेजा है। मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि अगर उनकी तरफ आंच आए, उनकी तरफ उंगली उठे, तो मैं भी बोलूं और अपने साथ के जागरूक लोगों को भी बोलने के लिए तैयार करूं। इसलिए आज ये आंदोलन हो रहा है। प्यारे साथियों, हम अपने लोगों के हितों से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। और अगर हम जैसे लोग चुप हो गए, हम जैसे लोग बैठ गए, तो मैं लिख के देता हूं कि फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो लड़ाई को लड़ ले। हमारे नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समाज हित पहले है, व्यक्तिगत हित बाद में है। हम मिट तो सकते हैं, लेकिन समाज के हितों से समझौता करके झुक नहीं सकते। मेरी बात को आप याद, मैं अकेला व्यक्ति था, भंते जी यहाँ बैठे हैं, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बीटी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई कि बीटी एक्ट 1949 खत्म किया जाए, क्योंकि उसमें बौद्धिक समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा। तो एक घटना मेरे जिले में घटी, जहां शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को लेकर विवाद हुआ। अब उन बच्चों से कहलवाया गया कि भाई चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। पहली बात तो बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं, ना मैं छुटमलपुर जाता हूं। मैं यहां से जाता हूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नगीना जाता हूं, नगीना से निकलता हूं तो देश भर में जाता हूं। मैं कभी आराम करने छुटमलपुर जाता ही नहीं, वो बच्चे मुझसे कभी मिले ही नहीं। वो मुझे कुछ बताते तो मैं उनके लिए लड़ता, हल करने के लिए कोशिश करता। हालांकि कोई ऐसा थोड़ा जो मेरी बात टाल दे वहां, आप समझ रहे हो भाई। राजनीतिक रूप से भले ही मैं वहां बहुत मजबूत नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से इतना मजबूत हूं, मैंने इतना काम किया, किसी को भी कह दूंगा वो अपनी नाक नीची करके मेरी बात को मान, इतना दम मैं रखता हूं। लेकिन काम की बात जानो, वो बच्चे मेरे पास आए नहीं, मैं घर गया नहीं, लेकिन चला गया कि देखो चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। भाई आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई मामला नहीं आएगा, मैं कैसे मदद कर दूं? जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। आवाज दो, आवाज दो, यूजीसी गाइडलाइन लागू करो, यूजीसी गाइडलाइन लागू करो। जब ये यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में गए लोग, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पैरवी करती। आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी अब ऑनलाइन है, तो सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर वो बोलते तो मानते सरकार इस पक्ष में थी। गौर से सुनो, क्योंकि जब किसानों के खिलाफ कानून बने और किसान आए कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल उसकी खूबियां गिना रहे थे। 370 पे खूबियां गिना रहे थे, 3 तलाक पे खूबियां गिना रहे थे, और तमाम कानूनों पे खूबियां गिना रहे थे। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन पे जब रोक लग रही थी, तो जेब में हाथ डाल के खड़े थे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जिनको हम रहनुमा समझते हैं वही हमें मारने के पीछे चले। बाजों की तरफ मत देखो, कल ये विरोधी लोग कहेंगे कि ये बाज भी चंद्रशेखर ने पाल लिए हैं, ये बाज भी चंद्रशेखर जी की मदद करने के लिए पहुंच जाते। भाई मैंने किसी को नहीं कुछ भी कहा है, मैं तो
प्यार बांटने के लिए निकला हूं, लोगों को जोड़ने निकला हूं। अगर इंसानों के साथ पक्षी भी जुड़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहला हक सरदारों का, बाकी सब चोर चमारों का। जब सरकारी पद पे लोग बैठे हुए हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो और वो दूसरा ये भी कहते हैं कि यूजीसी का जो मामला है वो जरूरी नहीं है, इससे भेदभाव पैदा हो जाएगा। अगर कोई ये कहे, वही अधिकारी कहे कि भाई ये गलती से हो गया है, तो अगर इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति गलती कर सकता है, उनके लिए तो गलती, लेकिन दूसरों के लिए तो इतना अपमानित जो है उन्होंने वर्ड कहे हैं, तो जो भारतीय दंड संहिता है उसमें तो ये अपराध है। बिल्कुल। तो जब अपराध पे कार्रवाई होगी तो फिर वो कहेंगे कि साहब देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, तो भाई आप ऐसा काम करते क्यों? मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, कुछ लोगों पे तो अनजाने में होता है, लेकिन जो लोग नॉलेज रखते हैं, रोज मुकदमे लिखते हैं, रोज जो है जांच करते हैं, और सीओ SC/ST एक्ट की तो जांच ही सीओ करते हैं उत्तर प्रदेश में जी। अगर उनको ये नहीं पता किस तरह के शब्द यूज करने हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ? फिर तो मानो कि जातीय पूर्वाग्रह भरा हुआ है आपके अंदर, आपको समझ ही नहीं है कि अब ये देश आज़ादी के बाद जो है संविधान वाला देश हो गया है, जहाँ आप किसी जाति के बारे में इस तरह के शब्द नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर ये भी कहते हैं कि चमार जो शब्द है वो बोलने पर हम पर ST/ST एक्ट लग जाता है, लेकिन आप जो है जब जाति प्रमाण पत्र लेते तब तो वहाँ चमार लिखवाते हो, जाटव लिखवाते हो। झूठ है। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चोर चमारों, जैसे आप जाति के साथ उस तरह के अपमानित शब्द जोड़ते हैं तो वो जो है ऑफेंस हो जाता है, तब वो जो है अपराध की संज्ञा में चला जाता है, तब फिर उस पर जो है अपराध बोध हो जाता है, तब उस पर फिर कार्रवाई होती है। जैसे अभी कुछ चल रहा है, वेब सीरीज चल रही है लोगों पे, जैसे अभी वो आया ना वो घूसखोर जी, हाँ, उसमें उनको बुरा लग गया, यहाँ बुरा नहीं लगा। अगर वो सिर्फ घूसखोर के बाद वाला वर्ड रखते तो उसमें क्या बुरा था? सही बात है। लेकिन वो घूसखोर जोड़ा था, उनको लगा कि भाई हमारे पूरे समाज पे ये जो है टिप्पणी होगी। हालांकि ठीक है, वो मुझे उन पर क्या कहना, हम पे तो अपने लोगों का बहुत काम है यार, क्या कहें, अपने लोग काम कर रहे हैं और वो उम्मीद है कि वो काम जो है आगे बढ़ेगा। 27 में जो है चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पर्सनल सवाल है मेरा। बैठो ना, जो मैं लेके बैठो, महाराजा बन के बैठो, महाराजा कुर्सी। मेरा पर्सनल सवाल है आपसे ये कि मैं आपको 6-7 सालों से जानता हूँ, हमारी बीच में बहुत कनेक्टिविटी भी रही है। मैंने देखा है कि आप काशीराम साहब की तरह कपड़े पहनते हैं। अब मुझे पता नहीं ये बाय एक्सीडेंट हुआ कि आप सच में वैसे पहनते हैं। एक वाइट शर्ट होती है आपकी, एक पैंट होता है सादा सा, और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह आपके हाथ में मेरा संविधान रहता है। तो ये नॉर्मल ड्रेस है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, मैक्सिमम उन लोगों ने कभी कुर्ता पजामा उस तरह की चीज़ें नहीं पहनी। हम लोग उनके फॉलोवर्स हैं, तो चीज़ें महसूस करते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं पहनी है, क्या, तो कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई कॉपी करने जैसी वो है। मैं तो कोट भी पहनता हूँ, कई दफ़े पार्लियामेंट जाता हूँ कोट पहन के जाता हूँ, कोई उस तरह का इवेंट होता है पार्लियामेंट तो कोट पहन के जाता हूँ। तो ये राइट्स है हमारे पास। मैं मूछे रखता हूँ, साहब तो नहीं रखते थे, बिल्कुल, बाबा साहब भी रखते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये अपने अपना हर समय का मतलब एक स्थिति होती है उस समय की। 25 साल पहले क्या था, उससे 25 साल पहले क्या था, 100 साल पहले क्या था, क्या स्थिति थी। अब समाज में पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा सा उस तरह का आत्मसम्मान पैदा हो रहा है। मैं क्या, आज मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो मूछे रखते हैं, उस तरह से अपनी बात को दमदार रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये इस तरह का वो है प्रक्रिया, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो जागृति हो रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बाबा साहब, फूले साहब, साहू जी महाराज, फूले साहब से पेरियार साहब, मुझे बात याद आई कि 200 साल पहले फूले साहब हुए थे, और आज भी उनसे इतना डर है कि उनकी मूर्तियां तक हिला दी जाती हैं। डर नहीं है, बेसिक समझो क्या है। बाबा साहब से क्या डर है? बाबा साहब के हाथ में कोई तीर तलवार थोड़ा ही है, बिल्कुल, ना कोई धनुष बाण, ना कोई जो है बंदूक है। उनके विचारों से डरते हैं। जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दिया है, उसने एक मतलब ना हजारों साल की बेड़ियों को तोड़ दिया है। एक स्वाभिमान सम्मान का जो है अवसर दिया है, अवसर की समताएं दी हैं, अपनी बात को कहने का अधिकार दिया है, अपनी बात को अगर गलत हो रहा है तो उसके क्या विरोध करने का अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप जब उसको देखोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो जिसकी वजह से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है जो राइट देता है। मेरे फादर पढ़े हैं, उनको नौकरी का अधिकार मिला, उनको रोजगार का अवसर मिला, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो है जिसमें हमें स्पेशल प्रोविजन मिले। तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी शक्ति है, और हमारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं पाए, ना उस तरह से जान पाए।
उसका खामे है तो भुगत। मैंने आपकी 2-3 रैलियां अभी कवर की। मैं मतलब देखना चाहता था किस तरह से जो है चुनाव में क्या होने वाला है, क्या सच में वैसा होगा, क्योंकि मैं और भी बहुजन नेताओं की रैलियों में जाता था, वहाँ काफ़ी सारे गाने बजते थे कि इस बार ऐसा करना है, इस बार वैसा करना है। कभी कभी दिमाग में मेरे भी बस से जाता था कि शायद ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं मिला भाई। हाँ जी हमें भी भूख लगी भाई। हमने कुछ नहीं खाया। ठीक है, जो है उसी में बांट के खा लेंगे। आपकी रैलियों में जो है मैंने देखा है कि अभी भी कैडर की कमी नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि आप ही को कंट्रोल करना पड़ता है लोगों को। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन ये कमी नहीं है, ये उत्साह है, क्योंकि सारे पार्टी के वर्कर नहीं होते हैं। आप चीज़ों को समझो, जब कार्यक्रम होता है तो सामान्य लोग भी आते हैं, किसी गांव से निकल के, कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, माँ, चाचा। अब उनको वो वर्कर नहीं है, पार्टी कैडराइज नहीं है वर्कर। जो वर्कर है वही तो वॉलंटियर काम करते हैं, जो वर्कर है वही तो आयोजन कराते हैं, जो वर्कर है वही तो मुझे लेने आता है, व्यवस्था करते हैं। तो वो जो जिसको आप कह रहे हैं कि भाई वो कैडराइज नहीं, वो लोग हैं जो उत्सुक लोग हैं, जो आते हैं बेचारे, जिनके मन में इस तरह के भाव हैं कि भाई जो है हमें भाई से मिलना है, देखने जाना है। और ये और किसी पार्टी में किसी नेता या किसी उस तरह की उसमें कोई उत्सुकता नहीं है किसी के यहाँ पे। ले आओ कहीं उस तरह की उत्सुकता नहीं है किसी दल में कि भाई वो अपने नेता को देखना सुनना चाहते हो। इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करूंगा महापुरुषों का, ठीक है। और किसी आंदोलन में इतनी वो नहीं है लोगों के अंदर कि भाई उसको सुनने जाए या भीड़ में खड़े। आप बताओ, ये कैडर ना होता तो एक टांग पे कैसे खड़ा रहता, जगह भी नहीं होती तो भी खड़ा रहता है। बिल्कुल ठीक है, तो वो उनका प्यार है। आप अभी लोगों कैडर वगैरह देखने का नजरिया होता है, हर चीज को देखने का नजरिया होता है। कुछ लोग उसको जो है अपने नजरिए देखेंगे, हम लोग उसको अपने नजरिए देखते हैं कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए जी जान की बाजी लगाने को तैयार, वरना कहाँ पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। अब पेड़ पे उनको कौन सा कैडर मिल रहा है, लेकिन वो जो है बस कोशिश करते हैं कि भाई जितने नजदीक से भाई को देख पाए, क्योंकि नहीं आ पाते ना लोग नजदीक, व्यवस्था में उस तरह से पुलिस और मुश्किल हो जाता है। लेकिन तो वो उसी वजह से, क्योंकि जिन क्षेत्रों में मैं नहीं गया हूँ, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में लोगों के अंदर उत्साह है कि भाई हमें भाई को देखना है, हमें जो है भाई को सुनना है, भाई की बात सुनकर उस पर काम करना है। और यही लोग हैं जिनको लोग कहते हैं कि भाई कैडर, इन्होंने देखो पूरी लोकसभा में जो है हल्ला मचा दिया था, 1.5 लाख वोटों जिता दिया, इन लोगों ने शुरुआत की थी। ठीक है, जब मैं थोड़ा थोड़ा समय वहां दूंगा तो उधर भी इस तरह के हालात बन जाएंगे जिस तरह के हालात पश्चिम उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। इस प्यार अभी आप जो है कैडर वगैरह देने की आपने सोचा है कि आपके जो संगठन के लोग हैं उनको कैडर वगैरह भी चल रहा है भाई साहब, आप दे रहे हैं? देखो आप कैडर दे रहे हैं? मुझे नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस काम कर रहे हैं। मुझे आपके लोगों की भीम पाठशाला देखने का काफी मन था। जहाँ तक मुझे पता है 50 से ज्यादा जिलों में कैडर हो गया है। मैं भी कंफर्म कराता हूँ, ऑफिस में अमित जी को फोन करना। जय, ये बताओ जो जिले वाइज कैडर चल रहा है वो कितने जिलों में हो गया है अभी तक? अभी तक हो गया है लगभग 63 जिलों में हो गया, 63 जिलों में हो गया। 62-63 में? हाँ, अभी तो लगातार है ना? हाँ, बस ये खाली सहारनपुर बचा है आपका। सहारनपुर मंडल? सहारनपुर, हाँ, सहारनपुर मंडल, मेरठपुर मंडल, बाकी सब कंप्लीट हो गया। अच्छा, लगभग 12 जिले बचे हैं। हाँ, बस इतना ही बचा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो पिछले 2 महीनों से कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं, 63 जिलों के कैडर कार्यक्रम हो चुके हैं। कैडर कार्यक्रम जो वो इसी की वजह से जो इतना जो प्यार जुट रहा है ना, वो लोग अब कैडर के बाद वो जमीन पे जाकर काम करें, उससे इतना प्यार जुट रहा है। कैडर की चीजें जो है वो ऑनलाइन नहीं होती हैं, बताई नहीं जाती हैं, वो गुप्त में चल रहे हैं वो सारे के सारे। कैडर अगर सार्वजनिक हो जाएगा जी, अपनी पॉलिसियां नीतियां सार्वजनिक हो जाएगी, तो फिर लड़ेंगे कैसे? भीम पाठशाला का भी काम जोरों से चल रहा है। मुझे कुछ किताबें नजर आई आपके ऑफिस में, बाबू साहब जी। और सिलेबस इस तरह का बना है कि जब बचपन में जो पाठशाला में जाएगा तो अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को जानेगा, तो उसको बड़ा होने के बाद जब वो कल कामयाब हो जाएगा तो उसको याद रहेगा कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया और हमें आगे पे बैक टू सोसाइटी काम क्यों करना। मनीष जरा लाना वो, देखो ये इस तरह से जो है पूरा भीम आर्मी पाठशाला जो है। अच्छा, ये कोर्स की बुक बनाई है आपने? हाँ, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए। आ से अशोक महान, हाँ, आ से आदिवासी, आई से इंसान, बड़ी से ईवी रामास्वामी पेरियार, उधम सिंह, क्लव्य, उदा देवी पासी,
उंगलीमान, मतलब बचपन से ही जो है उनके दिमाग में उस तरह की चीजों को डाला जाएगा ताकि वो पूछेंगे कबीर, गंगू मेहतर, घासीदास, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, झलकारी बाई, कांत्या भील, अपने महापुरुषों को पहचानने के लिए जो उस तरह के शब्द वो करे, दीना भाना जी, नारायणा गुरु, भगवान बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर, फातिमा शेख, धम्मचक्र, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले, ललित सिंह यादव, रास्ता, दशरथ मांझी वाला रास्ता, यस, ठीक है, इस तरह से हाथी, क्षमा, ज्ञानी, त्रिभुज, ये सब बनाया है कि आने वाली जो वो हैं वो उसको देख सकें, समझ सकें और वो ज्ञान भी हासिल करें और साथ साथ वो ये भी याद रखें किनकी वजह से आज हम यहाँ इस स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। भीम आर्मी पाठशाला जो है इसी बुनियाद को रखते हुए बच्चों के जो शिक्षा में इस तरह की पुस्तकों को जो है ला रही है और इससे उनका एक भविष्य अच्छा बनेगा, ऐसा हमें उम्मीद है बनेगा। और हम लोगों का काम है हम इसको अपने सामाजिक कर्तव्य को निर्वहन कर। एक बड़ी रणनीति भी लगती है मुझे ये, जिस तरह से साहब काशीराम साहब ने जो है उत्तर प्रदेश की जो है राजनीतिक दिशा बदल दी, ये एक भीम पाठशाला भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। ऐसा है क्योंकि देश में बड़े पुराने पारिवारिक राजनीतिक परिवार हैं जिनको लोग कहते हैं वो बहुत राजनीतिक समझदार हैं और कहते हैं कि वो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता। उनके बच्चे को पोते को कहते हैं कि वो तो बड़े राजनीतिक परिवार से, उनका कौन मुकाबला कर सकता है, उनको क्या सीखने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ आज की राजनीति में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो नगीना है। आप सब लोग आए थे, आप जानते थे, कोई नहीं मानता था कि नगीना हम लोग जीत जाएंगे। लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई नगीना अरे कहाँ। कुछ लोग बड़े बड़े लोग आके भाई मजाक उड़ा गए कि भाई ये तो जो है इसको मिल जाएंगे 2-4 हज़ार वोट। फिर कितने मिले? इतने मिले कि वो अगर गिनने बैठ जाएंगे सिक्कों में तो वो दादा बन जाएंगे बेचारे, ठीक है। 1-1.5 लाख विनिंग, अगर विनिंग मार्जिन कोई गिनने लगेंगे तो मुझे लगता है कि महीने बीत जाएंगे उनको, अगर सिक्कों में गिनेंगे। इतना लोगों ने वोट दिया, आशीर्वाद दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज भी लोग भरोसा नहीं करेंगे कि भाई मैं जो आज कह रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी उत्तर प्रदेश की और कमज़ोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों में एक बहुत भाईचारा और एक बड़े प्यार का और सहयोग का माहौल, परस्पर सहयोग का माहौल बन गया है और इससे विनिंग पोजीशन बनेगी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की। आप देख लें। यूजीसी जो है आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूजीसी का विरोध करते हैं जनरल के वोट कैसे मिलेंगे आपको? मतलब मैं जा ही रहा था, मेरे दिमाग में सवाल आ गया। जो अच्छा आदमी होगा वो हमारे कार्यशैली को वोट देगा, हमारे अच्छे कार्यों को वोट देगा। जाति धर्म के आधार पर हम किससे वोट की उम्मीद कर ही नहीं रहे। हम सही काम कर रहे हैं, जो न्याय का, संविधान का, सामाजिक न्याय का पक्षधर होगा किसी जाति का, वो हमें वोट करेगा। क्या मैं ये किताब ले जा सकता हूँ अपने साथ? नहीं, आपकी तो पढ़ाई पूरी होगी, अब दोबारा से पढ़ना चाहते हैं? नहीं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी जो है किस तरह की से लोगों पे चली जाएगी। हाँ, मैं फिर भी आप चाहो इसको ले जाना, ठीक है, तो मैं इसके लिए बात करता हूँ कि ये जो इसकी जो कॉस्ट है वो हमसे आपसे ले लेंगे। जी भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट होते तो हम आपको फ्री में देते, तो आप स्टूडेंट तो हो नहीं, इसलिए जो है जी भाई हम दूसरी छपवा लेंगे। जी भाई, ठीक, कुछ हो इसमें अल्फाबेट पूरे वो किए गए और 1 2 3 को भी उस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ बुद्धा से लेके हर चीज उस चीज दिखाई गई है। ठीक है। और ये बच्चे जो सीखते हैं बचपन में, उसको भी ABC को भी उस तरह से राइटिंग सीखने के लिए भी वो किया। मुझे आपकी रणनीति जो है ना बहुत ही बड़ी लग रही है और कई सालों की लग रही है। नहीं, बहुत तो लंबा प्रयास है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों का कि कमजोर वर्गों के लोगों में, देखो महामना राम सुवर्मा जी हैं जी, साहू जी महाराज हैं, पेरियार हैं, ठीक है, कांत्या भील हैं, संत तुकाराम हैं, सम्राट अशोक हैं, गुरु रविदास जी हैं, ठीक है। इस तरह से एक प्रयास किया गया है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी, उधम सिंह जी हैं, वो अपने इतिहास को जाने, ठीक है। नारायणा गुरु हैं, कपूरी ठाकुर है, कार्ल मार्क्स हैं, कबीर साहब हैं, लाखन पासी है, ललित सिंह यादव है, ठीक है, ऑर्गेनाइज, ठीक है। तमाम प्रयास किए गए, जगदेव प्रसाद हैं, झलकारी बाई है, गाड़गे जी बाबा हैं, गुरु घासीदास है, फातिमा शेख। इस तरह से पूरा कोशिश की एकलव्य कि भाई हमारे लोग, दीना भाना जी, भगत सिंह जी, कि वो जान पाएं और वो बच्चे सीख पाएं और कल जो है एक बेहतर भविष्य जो है, क्योंकि शिक्षा तो हथियार है ना, इस शिक्षा के जरिए एक बेहतर हथियार जो है
इस हथियार का प्रयोग करके वो कामयाबी हासिल करें अपने जीवन में। भीम आर्मी पाठशाला, ये अब Yes. यूपी के अलावा जो है एमपी और ये दिल्ली से एक नया वो करके पूरे देश के लिए एक नया विजन तैयार किया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब आप ये दिखा दोगे तो कुछ संगठन इसको कॉपी करके बेचारे वो वही करने के, हम भी इस काम कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही ठीक है, हम तो सामाजिक उसका काम कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं, बच्चों में एक अच्छी ऊर्जा आएगी और वो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख इसके के। पीछे सब कुछ समाज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी भाई, क्योंकि ये वहां भी जाएगी जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बिल्कुल। और वो बच्चे वोट ही नहीं करते ना। आप समझो हम किसको प्रभावित करें, बस हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को जान।